मेरे 2 बच्चे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ। अखिलेश जी बाखूबी जानते हैं मुझे। मेरा एक बच्चा यदि शहीद होता है, कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। कब क्या हो जाएगा? जब तक की सरकार रहेगी तब तक इस देश का किसान और नौजवान खतरे की घंटी बजाते रहेगी। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। 22 में प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अपने फौजी साथियों के साथ चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से चुनाव हो रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ, मैं कुछ कहने से पहले अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं कर्नल शरद शरण मेरा नाम है। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अपने फौजी साथियों के साथ चरणबद्ध तरीके से जिस तरह से चुनाव हो रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ निकला हूँ और आज समाजवादियों की धरती बागी बलिया में हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दूसरी बात जो आप सैनिकों के सम्मान की कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो किसान अपने जवान बच्चों को भारतीय सेना में, पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में भेजता है, जवान बच्चों की लाशें पेटियों में आती हैं, उनको शमशान या कब्रिस्तान लेके जाता है, वो समाज त्याग के प्रतीक होते हैं और देश के लिए हमेशा अपने बच्चों को भी त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिन परिवारों से लोग ऐसी देशभक्ति वाली सर्विसेज में जाते हैं वही इस त्याग को भोगते हैं, तो वही इसको समझते हैं, वही इसको सम्मान दे सकते हैं, वही इसको महत्व दे सकते हैं। अब आजकल के हालात में ये सरकारें गुजराती चला रहे हैं। 10 रुपए का पैकेट 12 रुपए में बिस्किट का बेचने वाले लोग, जो ऐसी नौकरी में, मैं खुद सेना में कर्नल रहा हूँ, मैंने इक्के दुक्के गुजराती देखे हैं। अब ऐसे लोगों से व्यक्तिगत तौर पे क्योंकि मैंने ये भोगा है, अनुभव किया है, मैं उम्मीद नहीं रखता कि ये किसी किसान के जवान बेटे की लाश जो बॉर्डर से आती है उसका दर्द कभी समझ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने भोगा नहीं। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सैनिकों के सम्मान में बहुत कमी आई है, लेकिन मुझे यकीन है कि भारत माँ के लाल धरती पुत्र नेताजी ने समाजवादियों के आंदोलन में आगे बढ़ कर के जो सहयोग सैनिकों का किया है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब वो रक्षा मंत्री थे, उनके रक्षा मंत्री बनने से पहले जब सेना पे बॉर्डर पे कोई सैनिक शहीद होता था तो उसको वहीं पे भी अपनी सांस्कृतिक प्रक्रिया के तहत या दफनाया जाता था या जलाया जाता था। उसका बक्सा, पेटी, बेल्ट और वर्दी वापस आती थी। नेताजी ने रक्षा मंत्री बनने के बाद जब इस बारे में जानकारी की, जब वो सियाचिन ग्लेशियर गए पहली बार, तो उन्होंने सबसे पहला आदेश ये दिया है कि भारतीय सेना का कोई भी जवान अगर वो शहीद होता है तो उसका शरीर उसके माता पिता के घर, उसके बच्चों के, उसके बीवी के पास जाएगा, चाहे हवाई जहाज से जाए, हेलीकॉप्टर से जाए, एम्बुलेंस से जाए, चाहे जैसे जाए। और इसके अलावा वहाँ पे सेना की टुकड़ी जाएगी और वहाँ का जो प्रशासन है वो जाएगा, तिरंगे में लपेट के पूरे सम्मान के साथ इस दुनिया से भगवान के लिए जो घर के लिए यात्रा है वो शहीद शान से करेगा। गाजीपुर शहीदों की धरती कही जाती है। शहीद निरंजन राजभर का 19वीं शहादत दिवस मनाया गया, लेकिन आज भी पहले शहादत में जो वादा हुआ, जो डीएम साहब द्वारा जो आदेश हुआ, लेकिन आज भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं होगा। अगर गांव का प्रधान अगर आपके गांव में गलियां और नालियां नहीं बनवाना चाहता है तो वो अपने मुनीम को बता देता है कि गांव में जब कहीं इधर उधर घूमते हो तो बता दो, नाली भी बनेगी, सड़क भी बनेगी, गली भी बनेगी और बनेगी। जब कभी पकड़ा जाता है और गांव के किसी टोले में प्रधान को पकड़ते हैं और लोग बोलते हैं, प्रधान जी आप बार बार बोलते हैं गली बनवाएंगे, गली कब बनेगी? तो वो नेशनल मीडिया पे आकर के बोलता है, अरे वो 15 लाख रुपए जो बोले थे वो जुमला था भाई, इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं आप? तो जुमलेबाज अगर सरकार में आएंगे तो सिर्फ जुमले ही देंगे। और अगर आप बताइए, आप भी अपने ग्रामीण अंचल में बहुत तरह के ऐसे जोक सुनते रहते होंगे, बोले हम ये कर देंगे, हम धरती फाड़ देंगे, हम आसमान गिरा देंगे, हम सूरज तोड़ के ले आएंगे। तो बोला यार मतलब कब करोगे? तो बोलते हैं ना कि अरे हम तो सिर्फ बातें करते हैं, करते थोड़ी हैं। जिन लोगों को काम नहीं करना होता है वो आपको स्वप्न नहीं दिखाते, वो आपको दिव्य स्वप्न, दिवा स्वप्न दिखाते हैं। तो ये जो सरकार आज के तारीख में दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में है, ये दिवा स्वप्नों की सरकार है। आप लोग दिवा स्वप्न देखिए और मस्त रहिए। लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, इनके घर से बहुत जल्दी चिलम निकलने वाली है जिसको लगाने के बाद ये दिवा स्वप्न देखते हैं।
अभी एक सैनिक की मां है जो बातें करते करते हर वक्त डर बना रहता है, क्योंकि एक सैनिक की मां है, हर वक्त बॉर्डर पे लगी रहती हैं, लगे रहते हैं, उनकी मां है और इनकी आंखों में आंसू थे। आइए उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सुशीला राजभर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। चलिए, आप लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ। और एक मैं सैनिक की माँ हूँ और एक मेरा बेटा यहाँ खड़ा है जो उस मतलब हिंदुस्तान से अपने आप को बचा करके और हिंदुस्तान को आज़ादी दे करके यहाँ वो लड़का खड़ा है। मैं भी भरोसा दिलाती हूँ कि मेरा भी बच्चा हिंदुस्तान को सुरक्षित रखते हुए मेरे पास आ जाए। यदि नहीं आता है तो हिंदुस्तान को मैं उसके सुपुर्द करती हूँ कि मेरा बच्चा भले ही बलिदान हो जाए। मेरे दो बच्चे हैं, मेरे दो बच्चे हैं। सैनिक प्रकाश जिंदाबाद, 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 प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे दो बच्चे हैं। मैं समाजवादी पार्टी की जिलाध्यक्ष हूँ। अखिलेश जी बाखूबी जानते हैं मुझे। मेरा एक बच्चा यदि शहीद होता है, बलिदान देता है हिंदुस्तान के लिए, हमारे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे नौजवान साथियों के लिए, तो मैं दूसरा बच्चा भी देने के लिए तैयार हूँ इस हिंदुस्तान को। जय हिंद। ऐसे माँ को हम सशक्त नमन करते हैं और पैर छूकर प्रणाम करना चाहते हैं कि भगवान, ये होता है किसान के परिवार का, किसान के परिवार का जैसे उत्साह और हिम्मत, इसे ही कहा जाता है हिम्मत। एक अगर बच्चा अगर सैनिक पे है तो उसका माँ, इस वीडियो को देखिए, जितने भी सैनिक है, देखिए माँ का क्या दर्द होता है। और आप लोग लगातार देश की सेवा करिए और देश का नाम रोशन करिए। क्यों सर? बस मैं एक ही बात कहूँगा यहाँ पे इस जनमानस के बीच में, इस ग्रामीण अंचल में, जय जवान जय किसान। लेकिन किसानों की आय दुगुनी की बात की जाती है। क्या किसानों की आय दुगुनी कैसे होंगे? कैसे होंगे? मठ से आए हैं, कभी खेती तो किए नहीं होंगे, चढ़ावा आया होगा, उससे चल रहा होगा सब कुछ, कहाँ करेंगे? सैनिक प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी माता जी से फिर बात करना चाहेंगे। जी माता जी। मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक केंद्र में ये बीजेपी के सरकार लाशों पर राजनीति करते हैं, इनको लाश दिखना चाहिए और राजनीति होना चाहिए। अरे शर्म जानी चाहिए, ऊपर वाले से डरो। कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है। कब क्या हो जाएगा? जब तक इस हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार रहेगी तब तक इस देश के किसान और नौजवान खतरे की घंटी बजाते रहेंगे और ऐसी माँ आंसू बहाते रहेगी। ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। 22 में यहाँ से उत्तर प्रदेश भगाने की जरूरत है और 24 में केंद्र से भगाने की ऐसे नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की जरूरत है। आप लोग कमर कस लीजिए, तब जाके इस हिंदुस्तान की बेटियां और माँ और नौजवान और देश को तब इस हिंदुस्तान से बचाया जा सकता, वरना नहीं बचाया जा सकता है। मैं आप लोगों को जय हिंद, जय भारत मैं करती हूँ। सैनिक प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो रहा उत्तर प्रदेश का पूरा ये, लेकिन ये रसड़ा विधानसभा की अगर बात की जाए तो बहुत से बच्चे अभी रोड पे दौड़ते हैं, जो तैयारी करते हैं। 5 साल उनके बीत गए। क्या आपकी सरकार बनती है तो स्टेडियम बनवाए जाएंगे? मेरे सरकार बनती है तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ। अखिलेश यादव ऐसे शख्स हैं, हिंदुस्तान में 6,743 जातियाँ हैं। अहिर, गडेरी, कुर्मी, कोयरी, भर, चमार, खटिक, पासी, केमर, बीद, मला, जोला, धुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, ब्राह्मण, बनिया, लाला, चौहान, बर्मा, लोहार, कोहर, कुशवाहा, वाल्मीकि, नायक, राठौर, जाटो, तोमर, गंगवार, लोधी, कोरी, कश्यप, प्रजापति, गोड़, चौहान, बर्मा, सैनी, तमाम जातियों के बच्चों को अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो हर जाति धर्म के बच्चों को भर्तियां निकाली जाएगी। ऐसे नौजवानों को भर्ती किया जाएगा, इसलिए कि इस हिंदुस्तान की जरूरत है। अच्छा, ये तो मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा। बस हम यहाँ पर जैसे स्टेडियम नहीं है, बहुत से बच्चे रोड पे दौड़ते हैं, तमाम तरह से एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो दौड़ते हैं। क्या यहाँ पर रसड़ा विधानसभा में स्टेडियम का कुछ होगा कि नहीं होगा? देखिए, कुछ भी करने से पहले हम लोग घर में बैठ के एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर हमारे आगे पीढ़ी को कुछ करना है तो अच्छी शिक्षा मिलना ज़रूरी है। अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पे इतने हैं, मुझे नहीं लगता किसी को भी पता होगा। योगी जी 5वां पास हैं, हाई स्कूल पास हैं या इंटर पास हैं।
25 करोड़ जनता को आपने एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया है जिसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि आपके लिए स्टेडियम बनेगा, आपके बच्चे फौज में पुलिस में भर्ती होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। सुबह पर्चा 9 बजे अगर होगा तो 7 बजे लीक होगा। 500 रुपये आपकी एप्लीकेशन का जाएगा सरकारी खाते में, नौकरियां नहीं मिलेंगी। उखाड़ के फेंक दीजिए। और अगर आप बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं तो पढ़ा लिखा और कोई शिक्षित नेता चुनिए। 25 करोड़ जनता को ऐसे ही किसी के हाथ में सौंप देंगे तो चढ़ावे के नाम पे चढ़ जाएंगे, मिलेगा कुछ नहीं। हम यहाँ पर स्टेडियम की बात कर रहे थे। यहाँ पर स्टेडियम क्या आपकी सरकार बनेगी तो? आप सिर्फ स्टेडियम की बात कर रहे हैं? अगर 2012 से 17 की सरकार देखें, सबसे पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो अंचल है वो बहुत बड़ा है। दिल्ली से लेकर के बिहार जाते जाते इतना डिस्टेंस हो जाता है कि आदमी को राजधानी, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत की हो, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। ग्रामीण अंचलों से लोगों को इमरजेंसी में इलाज कराना, रिश्तेदारों के आना जाना मुश्किल है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ गाड़ियाँ चलने के लिए नहीं बनी है। एक्सप्रेसवे का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि लोगों की कनेक्टिविटी का टाइम कम करें, उसके आसपास मंडियां बनाएं और जो छोटे कुटीर उद्योग होते हैं, माध्यमिक उद्योग होते हैं, जो गांव देहात में कोई गुड़ बना रहा है, कोई लैया बना रहा है, कोई हंसिया खुरपा बना रहा है, उनको मार्केट से यहाँ से लेके दिल्ली आज़ादपुर मंडी तक जोड़ने का प्लान था कि आप यहाँ से छोटे ट्रक में, छोटे हाथी में चढ़ाएँ और 6-8 घंटे में दिल्ली पहुँचाएँ। तो ये वो नेता समझते हैं कि जब तक गांव में, गांव के बाहर से रोजगार और पैसा नहीं पहुंचेगा, ना इनका पेट भरेगा, ना इनका कपड़ा सिलेगा, इनका बच्चा पढ़ेगा। अगर इनका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो ऐसे ही ये उनसे कांवर उठवाते रहेंगे, वो कभी IAS IPS नहीं बनेंगे। इसलिए जो आप स्टेडियम की बात कर रहे हैं, स्टेडियम तो बहुत छोटी चीज़ है। एशिया का सबसे सुंदर क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में इकाना स्टेडियम, जिसको बाद में नाम बदल के अटल बिहारी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने रखा है। ऐसे ये सब शुरुआत हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं। स्टेडियम के आगे जाना है। और मैं कहूँगा तुरंत की लड़ाई तो ये है, चुनाव के तुरंत बाद सड़कों पे चिंगारियां तैयार करेगी सैनिक प्रकोष्ठ, अगर ये भर्तियां नहीं खुली फौज की भर्तियां खुलवानी है पहले तो। ये रहा रसना विधानसभा का हाल। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक तथा सब्सक्राइब करें। मैं मनीष कुमार भारत।